उन्होंने गंभीरता को पहले भी हमेशा देश के किसी भी सवालों पर गृह मंत्री जी की गंभीरता दिखती है। ये सुनामी है गृह मंत्री जी, यहाँ बहस हो गई और इस सुनामी को भविष्य के खतरे को दर्शाता है। कश्मीर कोई आर्थिक समाधान की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर में बहुत ही दिल की गहराइयों के साथ बड़े व्यापक मन से कश्मीर के समाधान की आवश्यकता है। वहां आर्थिक सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। एमजे अकबर साहब और हमारे भाई बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि जब उस वक्त जब इन्होंने भी कहा कि बंटवारे के वक्त मौन थे लोग, मुझे लगा कि महात्मा गांधी जी पूना पैक्ट के बाद अंबेडकर साहब के एक विचारों पर धरना पर बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये मानना ही होगा। जब इसी हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी जब बॉम्बे में पूना पैक्ट के बाद धरना पर बैठे और उन्होंने उन सवालों के लिए यहां तक कह दिया कि चाहे मेरी जान जाए या रहे, हम चाहे जितना बड़ा इस देश में कोष पैदा हो, हम इस सवाल से नहीं उठेंगे। अंत में बाबा साहब अंबेडकर को इन सवालों पर बैक होना पड़ा था। क्या जब उस विचारों पर महात्मा गांधी जी दृढ़ हो सकते थे, तो क्या उस वक्त अन्य महात्मा गांधी जी हो या अन्य व्यक्ति, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था, तो क्या उस मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई जा सकती थी? लगातार इस तरह की बातें, मुझे लगता है कि जब जब राजनीति, पार्टी, वोट और सत्ता खतरे में पड़ते हैं, तो लोग, राजनीतिक व्यक्ति देश को, धर्म को, जात को, मजहब को खतरे में डाल देती है। मुझे नहीं लगता कि इस देश की एक जाति की एक व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति जो दुनिया का होगा, उससे भी कोई, जिस तरीके का संपूर्ण विश्व की सामरिक व्यवस्था है, उसमें किसी एक व्यक्ति को कोई टच कर सकता है, मुझे नहीं लगता। लेकिन जब ये आखिर क्या कारण है कि हिंदुस्तान के 70 दशक भाषण हो गए, क्या ये पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन के विल पावर के कमजोरी के कारण नहीं है? क्या हम नासूर नहीं हो चुके हैं इस देश की सामाजिक व्यवस्था के लिए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब कश्मीर की पूरी, सभी लोग कहते हैं कि सूफिज्म विश्व की सबसे बड़ी सूफिज्म थी, कश्मीर के वादियों में चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कश्मीरी हो, यदि हम धर्म के लिए जाते हैं तो वो पिट्ठू का काम करते हैं, वो धर्म में आगे आकर के हाथ बढ़ाते रहे हैं, कभी उन्होंने बुर्का नहीं पहना। जब हिंदुस्तान के आवाम ने कश्मीर को प्रदेश में बदल रहे थे, तब उन्होंने स्वीकार किया। जब राष्ट्रीय झंडा हमारा बदला, कश्मीरी झंडे बदलकर हम राष्ट्रीय झंडा को ले जा रहे थे, तब उन्होंने हमें स्वीकार किया। जब करेंसी हम दे रहे थे, तब हमें उन्होंने स्वीकार किया। जब हम गवर्नर दे रहे थे, तब हमें उन्होंने स्वीकार किया। जब लगातार हमारे प्रयासों को सूफिज्म के आधार पर उन्होंने हमें स्वीकार करते गए और एक कश्मीर को संपूर्ण भारत का हिस्सा बनाने में कश्मीरियों ने कभी भी अपने दिल को छोटा नहीं किया, तो फिर हम कश्मीर में रहने वाले, वादियों में रहने वाले, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई व्यक्ति हो, हम उसको कैसे कह सकते हैं? हम उसे उस पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? आखिर क्या कारण है कि हमारा तो सीधा है कि आखिर क्या कारण है कि कश्मीरी जो आज व्यवस्था है उसमें जो हालात पैदा हुए हैं वो राजनीतिक व्यवस्था के अलावे और पॉलिटिकल विल पावर खिलाफ के अलावे यह व्यवस्था दूसरी चीज लागू नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि कई लोगों ने कहा अभी कि इसमें हमारे हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, आखिर विभाजन है क्या? भारत का विभाजन अपनी जातियों, मध्य वर्ग और जनता के बीच संपर्क की कमी की स्थिति की एक तरह से कानूनी दस्तावेज है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा। इसी तरीके से हमारे हेराल्ड जेलास्की ने भी यही शब्द कहे हैं और जोसेफ स्टालिन, राष्ट्र एक ऐसा जन समुदाय होता है जिसका गठन ऐतिहासिक प्रक्रिया में होता है। समान भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक जीवन और मनोवैज्ञानिक संरचना, उसकी समान संस्कृति के आवयविक तत्व होते हैं। ये उन्होंने कही।
मैं बहुत ही गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा, आप यहां पर बैठे सभी लोग हैं, कि क्या यह सॉल्यूशन आप यदि किसी के सामाजिक संस्कृति पर चोट कीजिएगा, धार्मिक संस्कृति पर चोट कीजिएगा, आप उसके आर्थिक संस्कृति पर चोट कीजिएगा, आप उसके वजूद को मिटाइएगा। हम जानना चाहते हैं आजादी के बाद आखिर क्या कारण है कि दलित जय भीम जय बुद्धो नमा का नारा देता है? क्या कारण है कि वो अपने नीला झंडा को अपनी आत्मिक ताकत समझता है? कहीं न कहीं हमने दलितों के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक चीजों पर चोट की है, कहीं न कहीं हमने अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक संरचना पर चोट की है। क्या कारण है कि एनएसजी में अल्पसंख्यक 1% भी नहीं है? क्या कारण है कि आजादी के बाद रॉ में, सीबीआई में, एसपीजी में, सेना में अल्पसंख्यकों की भागीदारी नहीं है? क्या कारण? नहीं, हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम ना उनको ना इनको। आप यदि उनके सामाजिक और आर्थिक संरचना को ध्यान नहीं रखिएगा, आप यदि उसके वजूद को मिटाइएगा, आप यदि उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाइएगा, आप यदि उसके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कीजिएगा, तो वो कहीं ना कहीं सहारा लेगा। वो पाकिस्तान की बात नहीं करता है। हम वहां गए थे, कश्मीर में नीट का जब आंदोलन हो रहा था, हम वहां गए थे, वहां के एक नौजवानों से मैंने मिला। वो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जो आज तक राजनीतिक व्यवस्था के तहत उसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक वजूद को मिटाया गया, उसके लिए उसके भीतर पीड़ा है, उसको दर्द है। हम माननीय गृह मंत्री जी, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा और बहुत ही गंभीरता के साथ, हमारी जो वर्तमान सरकार है, हम लाल बहादुर शास्त्री को नहीं भूल सकते हैं, हम सरदार पटेल को नहीं भूल सकते हैं, हम इंदिरा गांधी जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं भूल सकते हैं, जो लगातार देश के इस सामाजिक संरचना के लिए अब कश्मीर कोई मुद्दे को जब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना के रखेंगे मानवर, तब तक कश्मीर का मुद्दा सॉल्यूशन नहीं होगा। कश्मीर के मुद्दे पर अन्य देशों अपने मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाते और भारत के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कह करके परोसता है। जब तक अमेरिका और चीन, रूस हमारे देश के भीतर पंचायत करते रहेंगे, जब तक चाइना की गिद्ध दृष्टि और अमेरिका की आर्थिक की गिद्ध दृष्टि के अनुपाल कश्मीर को सिर्फ इसीलिए मुद्दा बनाया गया, दोनों तरफ बड़ों का बाप कनियों का बाप, पाकिस्तान भी उनके लिए उतना ही और हिंदुस्तान भी उनके लिए इतना ही। हम पाकिस्तान में रहने वाले आवाम कितने असुरक्षित हैं ये आप जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत आतंकवादियों के घर। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में खत्म करूं। पाकिस्तान की जो सरकार है वो चलती किसके बदौलत है? उसकी अर्थव्यवस्था कहां से है? एक राजनाथ सिंह जी गलत हो सकते हैं, पूरी जात गलत नहीं हो सकती है, पप्पू यादव गलत हो सकता है, पूरा जात गलत नहीं हो सकता, कोई आतंकवादी एक कौम का एक व्यक्ति हो सकता है, हम मुसलमान को गाली नहीं दे सकते। और आज ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि पूरी दुनिया का मुसलमान गलत है। ये बात तो मोहम्मद साहब ने भी कहा, अब कुरान में आपने दिल लिखा है, मोहम्मद साहब ने कहा है पवित्र कुरानों में कि हिंदुस्तान नहीं दुनिया में इस्लाम की विचारधारा बचेगी, हो सकता है मुसलमान मिट जाए कुछ व्यक्ति के कारण। नानक देव जी ने तो इतना तक कहा कि ना रैयन मूसा ना बच्चन ईसा, ये दोनों का अस्तित्व मिट जाएगा। और रामकृष्ण परमहंस ने तो 1836 की हिजरी की कल्पना की। संत रविदास ने, सर राज कर रहा हूं, संत रविदास ने तो इतना तक कहा, रामचंद्र कहा गया सिया से ऐसा कलयुग आएगा। किस बात को लेकर के उद्धृत किया था? इसी इंसानियत के द्वारा जन्म दिया हुआ सामरिक सामाजिक आर्थिक संरचना पर जब चोट पहुंचती है, जब पेट में भूख लगता है, तो धार्मिक हठधर्मिता नहीं चलती है। हम बधाई देते हैं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को, निश्चित रूप से उन्होंने कभी भी बरगोलेपन की व्यवस्था नहीं दिखाई और देश का कोई भी प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान की अस्मिता और विश्व के महान विश्व को मजबूत करने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया है और वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री भी बढ़ करके प्रयास किए हैं। हम किसी प्रधानमंत्री को गाली नहीं दिया जा सकता। मेरा अंतिम आग्रह आपसे है कि आप जानते हैं 77,000 करोड़ रुपया कश्मीर में अलग अलग चैनलों से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए कहां से आ रहा है? आप 1.5-2 साल हो गए,
माध्यम, मेरे पास सारे दस्तावेज मैं आपको दूंगा। मैं सारी चीज, आप जानते हैं कि जी न्यूज में भी बहुत सारी चीजों को दिखाया गया कि हिंदुस्तान, सऊदी अरब और ऐसे लोग मस्जिद के माध्यम से, इस्लाम 100% टॉलरेंस का नाम है, इस्लाम 100% टॉलरेंस के विचारों पर इस्लाम का जन्म हुआ। जो 0% टॉलरेंस पर जीवन जीना चाहता है, मैं आग्रह करूंगा, वो इस्लाम नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो है जो 100% टॉलरेंस पर मानवता की और मोहब्बत का पैगाम देता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, लेकिन उसके पहले गृह मंत्री जी, कश्मीर हम लोगों के हाथ से निकलता जा रहा है। कश्मीर निकल चुका है। आप इस बात को माने ना माने, इस बात को एक दिन आप बोलिएगा। मैं दिल से कह रहा हूं, खत्म कर रहा हूं कि यदि मैं कह रहा हूं सर, आप देख लीजिएगा, यदि हिंदुस्तान में, सर खत्म कर रहा हूं, हिंदुस्तान में इसी तरह पंचायत करने वाले बाहर के होंगे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता रहेगा। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि हमला कीजिए, क्या अमेरिका और चाइना के रहते, रूस के रहते हमला कर पाइएगा? कभी नहीं, और ये सोल्यूशन भी नहीं है। इसीलिए मैं कश्मीर के वादियों में रहने वाले लोगों की आर्थिक, शैक्षणिक और उसके राजनीतिक ताकत को पहचान कर उसको हिंदुस्तान की आवाम की मूल आत्मा से जोड़ना होगा, तभी हम कश्मीरियों को बचा। दिस साइड 80% ऑफ हमारा बाप कांग्रेस में थे। हमारा ना राजनाथ सिंह, ना सुषमा स्वराज, ना वेंकैया नायडू, ना अद्वानी जी, ना सदानंद गौड़ा, never, or Anant Kumar, none of us had any smell of even the Congress party.